गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मार्केट स्ट्रक्चर के कंटिन्यूएशन में हम लोग नए मार्केट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे आईएएस के मेंस के लिए, आईएएस के मेंस के ऑप्शनल पेपर के लिए ज़रूरी है। तो आज का पहला टॉपिक जो है मार्केट स्ट्रक्चर का, वो है मोनोपोली। इसके पहले हम लोग ओलिगोपोली कर चुके हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन कर चुके हैं, मोनोपोलिस्टिक कर चुके हैं, और इसी टर्म में हम लोग आगे अब मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट की बात करेंगे। So everyone are very familiar about the one form of the government, that is the railway. हम सभी लोग रेलवे की सर्विसेज लेते हैं। रेलवे किस तरह की सर्विस देता है? रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की देता है, गुड्स की देता है, इस तरह की सर्विसेज हमें देता है। और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाला डिपार्टमेंट रेलवे ही है। क्या हमारे पास और कोई ऐसी कंपनी है जो रेलवे सर्विस इंडिया में देती है? नहीं है। इसलिए ऐसी कंपनी जो कि सिंगल सेलर होती है किसी भी मार्केट में किसी भी गुड्स और सर्विस को देने वाली, उसी को हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट। अब इस मोनोपोली को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या इसकी डिफिनेशन है, कैसे हम राइटिंग करेंगे आंसर, उसको हम लोग देखने वाले हैं। मोनोपोली मार्केट एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो डिफाइंड है एक सिंगल सेलर के थ्रू, और जिसका टोटल सप्लाई पर कंट्रोल होता है। जिसका टोटल सप्लाई पर कंट्रोल हो, ऐसी मार्केट, ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिर्फ सिंगल फर्म प्रोड्यूस करे या सेल करे या प्रोवाइड करे, उसको हम मोनोपोली टाइप ऑफ फर्म बोलेंगे। अब ऐसी फर्म है जिसका प्रोडक्ट भी यूनिक होगा और उसकी सर्विसेज भी यूनिक होगी, यानी अब दूसरा कोई उसका सर्विस को प्रोवाइडर भी नहीं होगा या प्रोडक्ट का प्रोवाइडर भी नहीं होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं मोनोपोली। इसमें कंपटीशन की कोई बात ही नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई कंपटीटर नहीं होगा, कोई कम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी नहीं होगा, कोई आउटसाइडर कंपनी भी नहीं होगी। इस तरह की मार्केट को हम लोग मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट का, a market structure, a market structure where product is यूनिक, यहाँ पर प्रोडक्ट यूनिक हो, नॉन कॉम्पिटिटिव हो, यानी इसका कोई कंपटीशन ना हो, नॉन कॉम्पिटिटिव हो, इसका कोई कंपटीटर ना हो, और सिंगल सेलर हो, यानी उसको सेलर करने वाला या प्रोड्यूस करने वाला भी सिंगल हो, तो वो यूनिक प्रोडक्ट भी हो गया और यूनिक फर्म भी हो गई। इस तरह से हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं क्या? इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि दूसरे प्रोडक्ट ना बनाती हो। तो इंडियन रेलवे ही ऐसी है जो कि एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे गुड्स या सर्विसेज में ले लें या सर्विस प्रोवाइड करने वाले में ले। इसका मतलब है क्या कि ये मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें सिर्फ सिंगल सेलर हो और सिंगल ही प्रोडक्ट हो, यानी सिंगल टाइप ऑफ की सर्विस भी हो। इस मोनोपोली को कहाँ से लिया गया? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड क्या हो सकता है? ग्रीक वर्ड हो सकता है मोनो एंड पोलस। इस मोनोपोली का जो हम डिवाइड कर देंगे मोनोपोली को, तो उसका हो जाता है मोनोस यानी सिंगल एंड पोलस यानी सेलर। इसका ग्रीक वर्ड क्या है? मोनोस एंड पोलस। अब इस दोनों को मिला करके बना है मोनोपोली। और मोनो का मतलब होता है कौन? मोनो का मतलब होता है कि जो कि सिंगल हो। मोनोज मीन्स सिंगल, और इसका पोलस का मतलब होगा सेलर। तो मोनोपोली का पूरा क्या मतलब हुआ? पूरा का मीनिंग हुआ कि मोनोपोली मीन्स whatever is single seller selling the product and goods and services, उसको हम बोल सकते हैं कि that is the monopoly type of market। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अब हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ही यूनिक हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले ले लेंगे। पहला क्या होगा? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि सिंगल सेलर होना चाहिए, यानी पहले हम क्या लिख देंगे? सिंगल सेलर होगा। ये पहला और फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कि उसको सिंगल सेलर में हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में बना सकते हैं। दूसरा हो सकता है नो क्लोज
सब्स्टिट्यूट्स, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना। रेलवे लाइंस रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, गुड्स एंड पैसेंजर्स के लिए ट्रेन है। तो दूसरा हो गया नो सब्स्टिट्यूट्स, नो सब्स्टिट्यूट्स, कोई सब्स्टिट्यूट सर्विस इसके अलावा नहीं होगी, वो होगा सिंगल सर्विस या सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। प्राइस मेकर ये भी खुद है। प्राइस मेकर कैसे खुद है? क्योंकि अपने टिकट का पूरा कंट्रोल रखता है, पूरे टिकट को डिसाइड करने वाला सिर्फ यही एक फर्म होगी, जैसा कि मैंने इंडियन रेलवे का नाम लिया, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइस मेकर। क्या बोल सकते हैं इसको? प्राइस मेकर भी ये खुद होगा। प्राइस मेकर, सिंगल सेलर, नो सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस मेकर भी यही होगा। इस तरह से हम मोनोपोली का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। वो है सिंगल सेलर, नेक्स्ट वन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देन प्राइस मेकर भी यही होगा। इस तरह से ये इसकी क्या खासियत हो गई? 3 खासियत इसकी हो गई, जिसको हम देख सकते हैं। हाई बैरियर्स टू एंट्री, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है हाई बैरियर टू एंट्री। हाई बैरियर क्यों? क्योंकि इसके कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हाई बैरियर टू एंट्री मतलब दूसरी फर्म को आने का कोई भी चांस नहीं है। हाई बैरियर टू एंट्री, तो नो एंट्री ऑफ द अदर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, नो एंट्री ऑफ द अदर फर्म ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं, इसी टॉपिक में और आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे करके हम आगे फॉलो करेंगे कि इस मोनोपोली को हम किस तरह से देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को। इसकी कुछ खासियत है, इसकी कुछ प्रोडक्ट जिसको मैंने बोल दिया है कि प्राइस डिटर्मिनेशन भी यही करेगा। पहला ये था सिंगल सेलर, अब हमारा फोर्थ हो जाएगा प्राइस डिटर्मिनेशन भी यही करेगा। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन यही करेगा। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब हमने अभी प्राइस मेकर लिखा ही है, तो उससे मिलता जुलता ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम प्राइस मेकर भी बोलते हैं। इस तरह से हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सिंगल सेलर होगा, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, प्राइस मेकर होगा, हाई बैरियर टू एंट्री होगी। इस तरह से मोनोपोली मार्केट के स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। तो हमारे आईएएस के मेंस के लिए कैसे जरूरी है? आईएएस के मेंस में आपको पूछा जाएगा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पूछ लेगा। तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जा रहा है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट में दोनों तरह की मार्केट को पूछ लेगा। अगर कभी पूछ सकता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जिसको हम पढ़ चुके थे, होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा, फिर एंट्री एग्जिट होगा। उसके बाद दूसरा पूछ लेगा कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक तरह से आपका जो रिवीजन हो जाएगा। इम्परफेक्ट में 3 है, मैंने बताया उसको आपको, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली था, मोनोपोलिस्टिक था, और ये मोनोपोली है। इस तरह से आपने मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। इसके कॉजेज क्या है, क्या मोनोपोली का, क्यों मोनोपोली अराइज क्यों होता है, इसको भी हम लोग अभी इसी टॉपिक में करने वाले हैं। तो मोनोपोली का कॉजेज क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मोनोपोली कॉजेज, मोनोपोली की कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ मोनोपोली। कॉजेज ऑफ मोनोपोली देखते हैं तो कॉजेज, कॉजेज ऑफ मोनोपोली, कॉजेज ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट के कॉजेज क्या है, ये मार्केट कैसे स्ट्रक्चर डिसाइड होती है, यानी मार्केट ये क्यों अराइज होती है। इसके नोट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल में पूरा डालेंगे, जिसको आप पूरी तरह से, पूरा सोफिस्टिकेटेड नोट्स है जो पूरी तरह से वैलिड है, उसके पॉइंट्स हैं, उनको आंसर राइटिंग में आप कर सकते हैं। और आपको आंसर राइटिंग में जो भी क्वेश्चन आएंगे मार्केट स्ट्रक्चर से, इससे कंप्लीट मिलेगा। इससे अतिरिक्त आपको या एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस हो सकते हैं कि ड्यू टू वेरियस ऑफ एंट्री इट प्रिवेंट्स एंड डिस्करेज द कंपटीशन। मोनोपोली के कॉजेज में आ जाएगा, मोनोपोली जो फर्म होती हैं, मोनोपोली जो फर्म होती हैं वो क्या करती हैं, अपने बैरियर्स ऑफ एंट्री को, यानी दूसरी फर्म की एंट्री को भी रोक लेती हैं। इसे आप समझ सकते हो कि मोनोपोली जो होती है
मोनोपोली जो फॉर्म है वो वेरियस बैरियर्स टू एंट्री देयर प्रिवेंट और डिस्करेज द कंपटीशन। ये किसको करती है? डिस्करेज करती है। किस चीज को डिस्करेज करती है? डिस्करेज कर सकती है कंपटीशन को, यानी यहाँ मार्केट में कोई और दूसरा कोई नहीं आ सकता। ये दूसरे फर्म को डिस्करेज करती है कंपटीशन में आने के लिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कॉजेज ऑफ मोनोपोली क्या हो सकता है। तो पहला हो सकता है कि हमें कंपटीशन को डिस्करेज करना है, ये एक मेन कॉजेज इसका हो सकता है। और क्या कर सकते हैं इसमें? कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा क्या कॉजेज होगा? कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस। कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस भी इसमें होता है। पूरे रिसोर्सेस का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। जैसे कि रिसोर्स है, रेलवे एक रिसोर्स है जो हमें सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन देता है, प्लस प्लस एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो पूरी तरह से फर्म है जो कि गवर्नमेंट ओरिजिनेटेड है, गवर्नमेंट की अपनी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है। इस तरह से रेलवे हाई वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज ये हमको कंट्रोल करता है। कैसे करता है? यानी पूरा का पूरा की रिसोर्स प्रोडक्शन में, जैसे कि माइनिंग कंपनी हुआ, जैसे कि दूसरी और कोई फर्म हुई, उस तरह से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे SCCL है, SCCL भी पूरी तरह से माइनिंग एक्टिविटीज में आता है, वो भी एक तरह का मोनोपोली है। लेकिन बहुत सारी कंपनियों के प्राइवेट के आ जाने से SCCL अब पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के साथ में मिलकर कर रहा है, तो हम उसको मोनोपोली मार्केट में नहीं बोल सकते। हम किसको बोल सकते हैं? इंडियन रेलवे को पूरी तरह से बोल सकते हैं। गवर्नमेंट लाइसेंस भी दूसरे को नहीं देगी। एक और भी आ गया कि गवर्नमेंट का ही फर्म होगा और गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट कंट्रोल जिसको करेगी और जिसके हाथ में कंट्रोल देगी, इसलिए भी इसको हम बोल सकते हैं कि कॉजेज ऑफ मोनोपोली इस वजह से होता है। तो कॉजेज ऑफ मोनोपोली हो जाएगा। हाई स्टार्टअप कॉस्ट होती है। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है? हाई स्टार्टअप कॉस्ट हो सकती है। हाई स्टार्टअप कॉस्ट होने का मतलब हुआ कि इसको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट का सबसे ज़्यादा जो कॉज होता है कि हाई स्टार्टअप कॉस्ट है, उसकी वजह से भी दूसरी कंपनी इस मार्केट में एंट्री नहीं करती है, इस तरह के प्रोडक्ट को नहीं देती है जो कि सिंगल सेलर बन जाए। इसलिए भी बोल सकते हैं कि हाई स्टार्टअप कॉस्ट होने की वजह से भी मोनोपोली अपनी जगह से अपनी कंपनी की एंटिटी को बनाए रखती है। तो ये भी एक रीजन हो गया। इसको हम बोल सकते हैं नेचुरल मोनोपोली भी बोल सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज क्या होता है उसको भी लिख लेते हैं। एडवांटेज भी आंसर राइटिंग में अगर आ गया आपको, तो पूरा का पूरा मोनोपोली आ गया, तो आपको एडवांटेज भी लिखना पड़ेगा, कॉजेज भी लिखना पड़ेगा, प्लस आपको मीनिंग भी लिखनी पड़ेगी। तो इसका एडवांटेज क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहला एडवांटेज है इसका क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो फर्स्ट एडवांटेज हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका क्या है? मोनोपोली का एडवांटेज, इसको हम लोग लिखेंगे। आंसर राइटिंग में हमारा कंप्लीट आंसर माना जाएगा एडवांटेज ऑफ स्केल। तो पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस लिखते थे। एडवांटेजेस क्या है मोनोपोली के? पहला एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज जो आपको लिखना पड़ेगा सब हेडिंग डाल करके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहला एडवांटेज का क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहला एडवांटेज इसका है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इसमें आप डिस्क्रिप्टिव करके कैसे लिखेंगे उसको मैं बोल दे रहा हूँ। आप उसको लिखेंगे कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन कैन लीड टू लोअर एवरेज कॉस्ट फॉर द फर्म। क्योंकि हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन में लीड टू, क्या करेगा? हाई वॉल्यूम का प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? लोअर एवरेज कॉस्ट भी फर्म की आ जाएगी। लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म हो जाएगी। आपको पता ही है कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देते हैं, तो हमें एवरेज कॉस्ट का पता चल जाता है। ये आपका बेसिक चीज है जो कि क्लास 11th वगैरह में
अपने 9th और 10th वगैरह में या 11th में पढ़े होंगे, जिसको हम एवरेज कॉस्ट कैसे निकालें किसी भी चीज़ का। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो हमें एवरेज कॉस्ट का पता चल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है या सर्विस प्रोवाइड होती है जिससे कि कॉस्ट कम हो जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या अच्छाई होगी, हाई प्राइसेस एंड लेस आउटपुट, यानी विदाउट कंपटीशन पूरी तरह से मोनोपोली में क्या हो जाता है, लो कॉस्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, लो कॉस्ट। इसीलिए तो कहा जाएगा कि आप 25 रुपीज में आप 25 रुपीज में आप कहाँ तक पहुंच जाते हैं, आप मिनिमम 50 to 60 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेते हैं बाय द टोटल ऑफ पैसेंजर ट्रेन। कैसे प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इतनी मात्रा में ट्रेनें चलाता है, इतनी ज़्यादा सीट है उसके पास, इतने वैगन्स हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को ले लेता है और उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, एवरेज कॉस्ट, और उससे उसको ज़्यादा फायदा मिल जाता है और लोग प्रेफर कर देते हैं क्योंकि कम से कम रुपए में वो ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन को कवर कर लेते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा भीड़ रेलवे में होती है। रेलवे ही सबसे सुरक्षित और सबसे ज़्यादा कम पैसे में खर्च में ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। दूसरा, इनोवेशन। एडवांटेज क्या है, ये हो गया, फर्स्ट एडवांटेज हो गया। अब है दूसरा, इनोवेशन। इनोवेशन भी इसका एक एडवांटेज है। कैसे इनोवेशन, इसमें बोल सकते हैं कि लार्ज प्रॉफिट होता है, बहुत सारा प्रॉफिट लेता है। तो दूसरा हमारा आ गया, इनोवेशन भी इसका एक एडवांटेज है। इनोवेशन को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, आपका आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, मेट्रो रेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वंदे भारत सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ साथ हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही हैं। इस तरह से अब बुलेट ट्रेन का भी स्टार्टिंग हो गया है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव सेक्टर्स भी बन जाता है क्योंकि उसके पास प्रॉफिट है, उसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो जाता है, तो वो बाहर की टेक्निक और विदेशी टेक्निक को भी ऐड कर सकता है। तो इसको हम कर सकते हैं कि इनोवेशन भी इसमें एक बड़ा पॉइंट है, एक बड़ा एडवांटेज है, जो इस तरह के मोनोपोली मार्केट को और ज़्यादा एडवांटेजियस बना देता है। विथ लार्ज प्रॉफिट, मोनोपोली हैव द फाइनेंशियल रिसोर्स टू इन्वेस्ट हैवीली इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि इनका प्रॉफिट होता है, तो क्या आंसर लिख सकते हैं, विथ लार्ज प्रॉफिट monopolies have advantage that they can invest a large volume of money or capital, a large volume of capital investment on innovation, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आपका आंसर राइटिंग बेस्ट माना जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो लार्ज क्वांटिटी में नई नई टेक्निक्स को अप्लाई कर सकता है। आज आप रेलवे की सर्विस में देखेंगे टोटली डीजल हट गया है, टोटली लाइट से चलने वाले इलेक्ट्रिकल इंजन्स आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजन्स हाई कॉस्ट के होते हैं और वो बाहर से आए हुए टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग अपने यहाँ खुद बना ले रहे हैं। इससे हमारा इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी कंप्लीट हो रहा है। हमारे देश में हम लोग खुद का इंजन बना रहे हैं जिसमें आपका चितरंजन है, और दूसरी जगहों पर जहाँ पर रेलवे के कारखाने हैं जिसको आप देख सकते हैं कपूरथला है जो पंजाब में है। इस तरह से क्या हो रहा है कि हाई प्रॉफिट होने की वजह से इस तरह की फर्म क्या करती है, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हाई रेट पर कर सकती है, जिससे कि इनोवेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, प्राइस स्टेबिलिटी ला सकती है। क्या कर सकती है, प्राइस स्टेबिलिटी ला सकती है, ये भी एक एडवांटेज है। प्राइस स्टेबिलिटी कैसे ला सकती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अपने आप को उस प्राइस पर, टिकट प्राइस पर रोक करके रख सकती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको अट्रैक्ट कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। तो कंपटीशन नहीं रहता तो उसको कोई टेंशन नहीं रहता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ competition from others,
मोनोपोली कैन ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी which improves its profit, which lead कर सकते हैं leads its more profit। इस तरह से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर की सभी चीजें हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं मोनोपोलीज का। डिसएडवांटेज भी इसके कुछ है। डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात, पहला डिसएडवांटेज क्या है? अगर कोई फर्म है और पूरी इकोनॉमी को कवर करके चल रही है और उसका ही पूरा प्राइस कंट्रोल है, तो भी एक तरह से डिसएडवांटेज है, क्योंकि इससे और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूसरी कंपनी नहीं आ पा रही है। बैरियर ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो अगर हम लाइसेंस को प्रोवाइड कर दे, लाइसेंस प्रोवाइड अगर हो जाएगा तो क्या होगा कि दूसरी फर्म आ जाएगी। तो पहला क्या डिसएडवांटेज है? पहला डिसएडवांटेज है कि ओनली वन फर्म कैन नॉट प्रोवाइड satisfactory services like रेलवे इज डूइंग। रेलवे की गाड़ी में कितनी क्लैसेस होती हैं, कितना ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उस पर कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी, रेलवे डिपार्टमेंट अपनी मनमानी करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्बल पब्लिक के टुवर्ड्स नहीं होगी। इस तरह से कह सकते हैं ओनली वन फर्म कैन नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी सर्विस लाइक रेलवे, जो कि आज की रेलवे हमारी है, अच्छी नहीं कर सकती। दूसरी ओर अगर न्यू फर्म की एंट्री नहीं होगी, न्यू फर्म will not come in the market, then क्या हो सकता है? लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी, प्लस प्राइस का कॉम्पिटिटिवनेस भी नहीं आएगा। प्राइस विल नॉट बी इन कॉम्पिटिशन, विल नॉट बी इन कॉम्पिटिशन। इससे क्या होगा? पब्लिक को और ज़्यादा फायदा नहीं होगा कि जैसे कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हमारे लोगों को फायदा मिलता है, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज हमें ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा वैरायटी मिलती है और आपको इजी मिल जाती है। तो अभी रेलवे का पूरा कंट्रोल होने से वो जो प्राइस डिसाइड करेगा वही होगा और नई फर्म के आने का चांस नहीं होगा। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज।